जय हिंद दोस्तों। देखिए, तो हमने अपनी लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था 61वां क्वेश्चन। एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो मुझे बताना है कि इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि सर इसमें जो डी ऑप्शन है यानी कि जो यह है ये स्पर्श व्यंजन नहीं था। ठीक है, और यूपी बीएड का क्वेश्चन था ये। देखते हैं। देखिए, यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है बल्कि अंतस्थ व्यंजन है। शेष सभी स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ हैं। बाकी के जो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है वो सारी ध्वनियाँ हैं। ये बात हम यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन हमारा 62वां। इसका आंसर हम लोग मुझे बताएंगे। देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कै च पै द। ठीक है, तो ये सारी की सारी मेरी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? कै च पै द, है ना। कै वर्ग, च वर्ग, पै और द। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अच्छा, इसमें जो रे है ये किसी वर्ग में नहीं आता, ये किसी वर्ग में नहीं आता, यह किसी वर्ग में नहीं आता, है किसी वर्ग में। बाकी ये जो कै और च और पै हैं ये सारे किसी न किसी वर्ग में ज़रूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर याद रखिएगा और इसका आंसर सी होगा कि कै च पै द सभी स्पर्श व्यंजन हैं, अन्य विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। 63 में देखेंगे कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। जब अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात हुई है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, रै, लै, वै। तो इसमें वह ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा, तो वह जो है यहाँ पर स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, सॉरी अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर आप लोग, तो देखो दिए गए व्यंजनों में वह अंतस्थ व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है, यानी कि ना तो पूरी तरीके से स्वर और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन, इन दोनों के बीच में कहीं होता है, वे वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में यह तालव्य से होता है, रै मूर्धन्य से, लै दंत्य से और वै दंतोष्ठ्य। 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इनमें यह तथा वह अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये नया क्वेश्चन आया है कि इसमें जो यह और वह हैं इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, अर्धस्वर भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यह रै लै वह होता है, तो इसमें यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यह एक अर्धस्वर भी होता है। वह कैसा है? तो वह एक मेरा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई थी 2015 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं सर जी। तो यह, रै, लै, वह ये मेरे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन बड़ा सा, पेचरा सा, स और है, ये मेरे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि महाप्राण क्या होता है। तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब अघोष क्या होता है। अघोष के बारे में देखो, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों के तीनों स जो होते हैं ये अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो महाप्राण जो होता है, महाप्राण होता है पहला और चौथा, पहला और चौथा। ठीक है, सॉरी दूसरा और चौथा जो होता है, महाप्राण होता है 2 और 4, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा। उसके बाद अघोष क्या होता है सर जी। अघोष होता है पहला, दूसरा, ठीक है, और वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और के तीनों स इसके अंदर आ जाते हैं। आई हो बात समझ में? तो बताओ, बात समझ में आई हो तो मुझे बता दो। पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 66वां क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि यह, रै, लै, वह किस प्रकार के व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन है, अभी अभी हमने कर लिया था। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, यानी कि 33 है। यह, रै, लै, वह अंतस्थ व्यंजन है, जबकि ऊष्म व्यंजन तीनों स और है। स्पर्श व्यंजन कै से मै तक होते हैं 25, इनकी संख्या 25 होती है। अयोगवा में अंग तथा अह को शामिल किया जाता है। अयोगवा में अंग तथा अह को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो यह, रै, लै, वह यानी कि मेरे जो मेरा बी ऑप्शन है ये मेरा अंतस्थ व्यंजन वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो ग्राम पंचायत अधिकारी का क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था।
अभी यहाँ पर ये लिस्ट है, इस लिस्ट में मुझे देखना है कि सर य रह लैव क्या होता है, ये अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। च छ जय झ क्या होते हैं सर, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और च छ जय झ तालव्य से टच होते हैं, किससे, जो हमारा तालु होता है उससे टच होते हैं। मैंने कि तीनों से, बड़ा से, पेचरा से और है, ये मेरे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। और 6 तरह की से ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये किसी न किसी से मिलकर के ही बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा महाप्राण से, अघोष से, सघोष से और अल्पप्राण से, ठीक है। चारों से क्वेश्चन बन सकता है आपका, वो आपको बिल्कुल क्लियर करके रखने हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, अब ऊष्म व्यंजन में तीनों से आते हैं और है आता है, तो है क्या हो गया, एक हमारा यहाँ पर ऊष्म व्यंजन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोग कि दिए गए विकल्पों में वर्ण है ऊष्म व्यंजन है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान से घर्षण करते हुए निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करें, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि तीनों से और है, ये क्या होते हैं, मेरे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मेरा कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा है जो ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो तीनों से और है होते हैं, तो ये भी से है, ये भी से है और ये भी से, लेकिन जो ग होता है ये मेरा कंठ में आता है, कहाँ पर आता है, कंठ्य व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन इसको हम कहते हैं, ये बात आप यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए ऐसे ही हम अगला यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। दिए गए वर्णों में से ग ऊष्मा, ठीक है, दिए गए वर्णों में से ग ऊष्म व्यंजन नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है। शेष वर्ण ऊष्म व्यंजन है, शेष वर्ण क्या है मेरे यहाँ पर, ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, है ना, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, ये हम मुझे बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो देखो अंतस्थ जोड़ लो आप 4 होते हैं और ऊष्म जोड़ लो आप 4 होते हैं, तो टोटल मिलाकर के 8 हो गए, तो बी ऑप्शन मेरा सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो 70 क्वेश्चन हमारे हो गए, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन व ऊष्म वर्णों की कुल संख्या 8 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, जिनमें से 4 अंतस्थ व्यंजन तथा 4 ऊष्म व्यंजन हैं। य र ल व वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और तीनों स और है मिलकर के ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, बताएंगे। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सर, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन को शामिल स्थान प्राप्त है, जैसे छिया जो बनता है सर जी कै और से मिलकर बनता है, ठीक है। त्रै जो बनता है तय प्लस रै से मिलता बनता है। ज्ञ जो बनता है सर जय और वै से मिलकर बनता है, और जो श्रय है सर जी ये स और रै से मिलकर बनता है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में मेरे 4 संयुक्त स्वर होते हैं, छिय, त्रै, ज्ञ और श्रय। याद रखना है, छिय जो है वो कै और से मिलकर बनता है, त्रै जो है वो तय और रै से मिलकर बनता है, ज्ञ जो है वो जय और वै से मिलकर बनता है, तो श्रय स और रै, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, है ना, इनमें से कौन है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन छ और त्रै ज्ञ श्रय होता है, लेकिन जो फ होता है ये मेरा पै वर्ग का एक स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है। चलो तो ये बात हम यहाँ पे याद रखेंगे। अगला 73 देखेंगे, आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो सर ये संयुक्त व्यंजन ज्ञ हो जाएगा, इसमें जय और वै से मिलकर बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जय एक संयुक्त व्यंजन है जो कि यहाँ पर जय और वै से वर्णों के संयोग से बना है। ढ स्पर्श व्यंजन है, अण द्विगुण व्यंजन है और अण नासिक के व्यंजन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, 6 वर्ण किसके योग से बना है, तो कै और से कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर ए में ही है ना। ठीक है, चलो तो 6 वर्ण कै प्लस से के योग से बनता है ना। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 75, यूपी बीएड का क्वेश्चन है
छह ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो छह ध्वनि जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 76 जूनियर इंजीनियरिंग 2015 का क्वेश्चन है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बनता है? तो जय और य से मिलकर के बनता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 76 में का बी आंसर मेरा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह होते हैं? तो कुल 2 होते हैं, अंग और अह। ठीक है, अंग और अह मेरे हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वार अंग और अह विसर्ग अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे, यानी कि कुंडली न मिल रही न भाग्य मिल रहा, लेकिन लोग वो दोनों फिर भी साथ हैं। ठीक है, ये ध्वनियाँ न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जातीय योग ना तो स्वर के साथ है और न ही व्यंजन के साथ है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं, यानी कि जो किसी के साथ ना जुड़ सके। ठीक है, अयोगवाह इनको कहते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला यहाँ पर हो जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन कह रहा है सर हमसे कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है जिसकी आवाज़ हमारे न से निकलती है? तो बी हो जाएगा या। ठीक है, या बोलते हैं शायद इसको। तो वह जो है यहाँ पर आया हुआ है नासिक व्यंजन है। कैसे है देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिका विवर से होता है वे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन होते हैं, है ना। नासिक के व्यंजन के जो प्रत्येक वर्ण होता है उसका जो 5वां लेटर होता है वो नासिक के व्यंजन होता है। जैसे ण, व, ण, न में ये नासिक के व्यंजन होता है। अतः दिए गए वर्णों में से व नासिक के व्यंजन है, स ऊष्म व्यंजन तथा ग और जय स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, नासिक के व्यंजन जो होते हैं वो हर लेटर का जो 5वां अक्षर होता है वो नासिक के व्यंजन होता है। क्या होता है? नासिक के व्यंजन होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर जी निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है वो संघर्षी है ना, जिसको बोलते में संघर्ष लगता है। तो संघर्षी व्यंजन हमारा है हो जाएगा ना 79 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा संक्षिप्त यहाँ पर विवरण है जिसको मुझे देखना है। ये कह रहे हैं सर जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है और न स्वरों के समान निर्बोध प्रवाह तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे बड़ा सा, तीनों से और है हो जाएंगे, इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से है संघर्षी व्यंजन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखेंगे कि स, पेचरा से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इनको हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 80 का डी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, अघोष वर्ण कौन सा? देखो अघोष के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अघोष वर्ण होता है वो पहला और दूसरा होता है। ठीक है, अघोष वर्ण क्या होता है? पहला और दूसरा होता है। ठीक है, तो देख लो जो मेरा पहला और दूसरा होता है तो सर जी जय, चै, छ, जय। ठीक है, तो अघोष वर्ण इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स मेरा अघोष वर्ण यहाँ पर हो जाएगा। कैसे? देखो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, यानी कि कोई भी वाइब्रेशन नहीं देखने मिलेगी आपको। जैसे स, कै, खे, चे, छ, टे, ढे, ते, थे, से इत्यादि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस तीनों के तीनों से ये अघोष होते हैं। क्या क्या? हर वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों के तीनों से जो होते हैं ये अघोष वर्ण होते हैं जो मुझे याद रखने हैं। ठीक है, चलिए
ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा 82 है कि निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। देखो अल्पप्राण व्यंजन में क्या क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो ख तो दूसरा होता है, ये तो होगा नहीं। ये ग तीसरा होता है, घ चौथा होता है, टैट है ये दूसरा होता है। तो तीसरा ये आएगा ना, क्या वाला, तो बी ऑप्शन मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब देखो यहाँ पर अल्पप्राण महाप्राण के बारे में आप लोग समझ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू हो चुके हैं अब इनसे। देखो दिए गए व्यंजनों में ग जो है वो अल्पप्राण व्यंजन है। प्राणत्व, ये प्राणत्व के आधार पर डिवीजन करेंगे अब हम। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण में क्या होता है, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार वायु का निर्गमन कम होता है, यानी कि अल्पप्राण में वायु जो होती है वो बहुत कम निकलती है, तथा स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य रह लय अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि इसमें अंतस्थ व्यंजन भी शामिल होंगे। अल्पप्राण के अंदर य रह लय भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ओके। महाप्राण में सर जी अब जो बचा, जैसे अल्पप्राण में 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा आएगा। ठीक है, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और तीनों के तीनों स और है महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं, महाप्राण व्यंजन कहे जाते ये हैं। और महाप्राण में तीनों स और है, यानी कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन। तो पहला, तीसरा और पांचवा देखना है ना मुझे। ख तो दूसरा होता है, तय थ दूसरा होता है, च पहला होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि दिए गए वर्णों में से च व्यंजन अल्पप्राण है। च व्यंजन क्या है, अल्पप्राण है। शेष व्यंजन ख थ फ महाप्राण है। ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होता है। तो अल्पप्राण ध्वनियों का समूह इनमें से कौन सा है, तो पहला होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए और पांचवा होना चाहिए। तो पहले तो इसको चेक करते हैं। देखो इसमें दूसरा आएगा तो ये तो कट गया। ठीक है, च पहला हो गया, छ ज तीसरा हो गया, छ ज हुए। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। 1 3 5 होना चाहिए था, तो 1 3 5 मुझे मिल गया। ठीक है, चलो कौन सी ध्वनियाँ अल्पप्राण है, कौन सी ध्वनि है इसमें जो अल्पप्राण है। तो पहली, तीसरी और पांचवी। तो ख तो दूसरा है, तय थ दूसरा हो गया, तय थ द ध चौथा हो गया, तय पहला हो गया। यही हो मेरा डी ऑप्शन सही यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तय। आई बात समझ में। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 निम्न से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो एक तो क्या हो गया पहला, और क्या हो गया तीसरा, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलो सभी महाप्राण वाला वर्ग बताओ कौन सा हो जाता है। तो सर जी महाप्राण तो दूसरा और चौथा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें है। और छ ये भी दूसरा हो गया। ओके, टैट है ये भी दूसरा हो गया। ठीक है, ओके, तय थ द ध चौथा हो गया। च इसमें पहला हो गया, तो ये तो गलत हो गया। देखो बी वाला तो हो गया गलत। मैं स ध य द घ चौथा हो गया, सही है। त थ द तीसरा हो गया, इसमें ये गलत हो गया। ठीक है, तो 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे सब लोग, आप लोग मुझसे। और इसमें देखो त थ द ध चौथा हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए मेरा सही बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा सही बचा। अब देखो कैसे बचा, सभी महाप्राण वर्गों वाला जो वर्ण है वो ख दूसरा हो गया, छ दूसरा हो गया, टैट है दूसरा हो गया। ठीक है, चलो 88 बताएंगे, महाप्राण ध्वनियाँ वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्न में से महाप्राण वर्ण है तो दूसरा और चौथा होना चाहिए था। तय थ दूसरा ही तो है। ठीक है, कै च व ये बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या सोचने वाली बात थी। अगला देखो, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो दूसरा होना चाहिए। च छ ज तीसरा हो गया, तो पहला हो गया, घ चौथा हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो दूसरा और चौथा होना चाहिए था ना। तो तय तो पहला होता है, तय थ द तीसरा हो गया, ये भी नहीं है। प फ ब भ म
पै फै बै भै। चौथा ऑप्शन नंबर 91 का सी होना चाहिए। सी हो गया मेरा सही आंसर। ठीक है। अघोष क्या होता है? अघोष में मेरा जो आता है गाइज वो आता है, अघोष वर्ण में कौन सा आता है 92 में? सही आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आ जाएगा से। अघोष में क्या आता है? से मेरा यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि अघोष में तीनों से आते हैं। अघोष में क्या आते हैं? तीनों से आते हैं। ठीक है। चलो अब देखो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अगली वीडियो में करेंगे हम। 92 क्वेश्चन से आगे चलेंगे। ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।